गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर जल अनमोल संसाधन पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा 6 में भी आप जल से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं और आगे की कक्षाओं में भी जल से संबंधित अनेक जानकारियां प्राप्त करेंगे। आज हम मुख्यतः 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जल की उपलब्धता, जल की अवस्थाएं, प्रकृति में जल के स्रोत तथा जल प्रबंधन। ये कुछ स्लोगन है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, एवरी ड्रॉप काउंट्स। ऐसे स्लोगन अक्सर हम अखबार में, टीवी में देखते सुनते रहते हैं। 22 मार्च, ऐसे स्लोगन को हम तख्तियों में 22 मार्च को बनवाते हैं। जल विषय पर भाषण, विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता करवाते हैं और जल संरक्षण पर पेंटिंग कंपटीशन भी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया है। और ये सब किस लिए? ये सब जल की महत्ता को बतलाने के लिए, हमें जागरूक करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मिनिमम 50 लीटर जल की आवश्यकता होती है, मतलब 2.5 बाल्टी पानी। पर क्या यह मात्रा भी लोगों को उपलब्ध हो पाती है? नहीं। अनेक स्थानों पर अनेक लोगों को यह मात्रा, जल की मात्रा भी उपलब्ध नहीं होती है। और गर्मी के दिनों में तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। चापानल, ट्यूबवेल सारे सूख जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह टैंकर से पानी आपूर्ति किया जाता है। वाटर ट्रेन चलाए जाते हैं। लोग रात रात भर जग के टैंकर का इंतजार करते हैं। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और एक सर्वे के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों के पश्चात लगभग विश्व की 1/3 आबादी इस जल संकट से ग्रसित रहेगी। और इन सारी बातों को समझने के लिए सबसे पहले हम जल की उपलब्धता पर चर्चा करते हैं। आसमान से जब हम धरती को देखते हैं तो यह नीली दिखाई देती है। नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी का 71% हिस्सा में जल है। जब इतनी भारी मात्रा में जल है तो फिर जल की कमी का बात कैसे होता है? इसे समझने के लिए इस डाटा से हम इसे समझ सकते हैं। विश्व की कुल जल की मात्रा का 97% हिस्सा खारा जल है, जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते। 2% जो है वह हिमशिखर और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, इसका भी उपयोग हम नहीं करते हैं। मात्र 1% जो है वह पेयजल के रूप में उपस्थित है और इसे हम उपयोग में लाते हैं। इन बातों को समझने के लिए क्रियाकलाप द्वारा अपनी समझ को हम आसान कर सकते हैं। एक 20 लीटर के बाल्टी में जल से भरी हुई बाल्टी हम लेते हैं और ये विश्व का कुल जल को दर्शाता है। अब एक 5 ml चम्मच से इस बाल्टी से 100 चम्मच पानी दूसरे मग में ले लेते हैं, मतलब 500 ml निकाले हैं। तो ये जो बाल्टी में टोटल पानी रह गया वह क्या है? विश्व का खारा जल। इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। अब इस मग से 30 चम्मच पानी इस ग्लास में डाल देते हैं। तो जो मग में पूरा पानी रह गया वह किस जल को दर्शाता है? वह हिमशिखर और ध्रुवीय प्रदेश पर जो बर्फ है उसको दर्शाता है। इसका भी उपयोग हम नहीं करते हैं। अब इस ग्लास से चम्मच की 1/4 हिस्सा जल हम बाहर निकालते हैं। तो जो ग्लास में जल रह गया वह हमारे भौम जल को रिप्रेजेंट करता है और जो चम्मच के 1/4 हिस्से में जल है वह हमारे नदियों और झीलों के जल को रिप्रेजेंट करता है। और इसका अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो वह आता है 0.006%। और यही जल हमारे घरों में आपूर्ति किया जाता है। इससे अनुमान हम लगा सकते हैं कि जल की स्थिति, उपलब्धता की स्थिति क्या है और हमें इसके इस्तेमाल पर कितना सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करना है। अब हम जल की अवस्थाएं पर चर्चा करते हैं। जल की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। और यह तीनों अवस्थाएं पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपस्थित है।
ठोस रूप में यह बर्फ के रूप में है जो हिमशिखर और ध्रुवीय प्रदेश पर है। जल के रूप में यह नदी, तालाब, झील, सागर में उपस्थित है, भौमजल के रूप में उपस्थित है। और गैस के रूप में यह वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में उपस्थित है। जल चक्र, जल चक्र को समझने से पहले हम इसके शब्दों को जो यहां पर प्रयोग किए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। वाष्पीकरण, इवापोरेशन। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया हर तापमान पे होता है। कम तापमान पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया की गति धीमी रहती है और अधिक तापमान पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया की गति तीव्र होती है। वाष्पोत्सर्जन, पेड़ पौधों द्वारा जो अत्यधिक जल ग्रहण किया जाता है उसे वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मुक्त किया जाता है, उसे ही हम वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। संघनन, कंडेंसेशन, जो जलवाष्प ऊपर उठते हैं वो ठंडे होके बूंदों का रूप ले लेते हैं और उसे ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। बादल, कंडेंसेशन के फलस्वरूप बादल बनते हैं। बादल फिर जब बूंदें भारी हो जाती है तो वर्षण के रूप में पृथ्वी पर गिरती है और हिमपात के रूप में। और जल की बूंदें कच्ची जमीन पर, जमीन के अंदर धीरे धीरे रिसती हैं, उसे हम अंतःस्यंदन, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। और इनफिल्ट्रेशन के कारण ही भौमजल का निर्माण होता है। तो ये जल चक्र को समझते हैं। खेत खलिहान, समुद्र से जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में आते हैं। पेड़ पौधों द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जलवाष्प मुक्त होते हैं और यह जलवाष्प ऊपर जाके ठंडे होने के पश्चात कंडेंसेशन, संघनन क्रिया के द्वारा बादल बनाते हैं। और बादल की बूंदें जब भारी हो जाती हैं, जल की बूंदें, तो वो पृथ्वी पर बर्फ के रूप में, हिमपात के रूप में या जल की बूंदों के रूप में गिरती हैं। और ये जल की बूंदें कुछ जमीन के अंदर रिस जाती हैं तथा कुछ जल नदी, तालाब, झरना ये सब में बहते हुए अंत में या समुद्र में मिल जाती है। यह जल चक्र है। तो जल चक्र को परिभाषित हम कैसे कर सकते हैं? पृथ्वी से वायुमंडल और वायुमंडल से पृथ्वी में जल के आवागमन की क्रिया एक चक्रीय प्रक्रम में होती है और इसी जल के चक्रीय प्रक्रम को हम जल चक्र कहते हैं। जल चक्र के कारण ही धरती पर जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण होता रहता है और धरती की जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। इसके बाद अब हम प्रकृति में जल के स्रोत पर चर्चा करेंगे। प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत हैं वर्षा का जल, सतही जल और भूमिगत जल। वर्षा का जल जल का मुख्य स्रोत है और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सतही जल, भूमिगत जल, इसका स्रोत भी वर्षा का जल ही है। हमारे देश कृषि कार्य वर्षा जल पर ही निर्भर रहता है। सतही जल, वर्षा का जल जो धरती की सतह से बहता हुआ झीलों में, नदियों में और तालाबों में इकट्ठा हो जाता है, उसे ही हम सतही जल कहते हैं। भूमिगत जल, इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस जिसे हम जल चक्र में देख चुके हैं, के द्वारा धरती के छिद्रों से रिसता हुआ जो जल चट्टान की दरारों से रिसकर चट्टानों के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, उसे ही हम भूमिगत जल बोलते हैं। और भूमिगत जल के ऊपरी स्तर को हम भौम जल स्तर बोलते हैं। भौम जल स्तर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। भौम जल के अत्यधिक दोहन के कारण इसका जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। अनेक ऐसे कारण हैं जिस कारण से आज भौम जल स्तर काफी नीचे चला गया है। वो कारण क्या क्या है? जनसंख्या वृद्धि, कृषिगत उपयोग, औद्योगिकरण, वर्षा का असमान वितरण, वन की कटाई और जल की बर्बादी। ये सब भी कारण है जिसके कारण आज भौम जल स्तर काफी नीचे चला गया है। अब हम जल प्रबंधन की बात करते हैं। जल प्रबंधन से तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित मीठे जल के स्रोतों को इस तरह उपयोग में लाना कि सबकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जल के स्रोतों का प्रबंधन और
जल का संरक्षण कर जल का उपयोग करना ही जल प्रबंधन है। यदि वर्षा के जल का पर्याप्त संग्रहण किया जाए तो इस जल संकट से काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। इसमें हम वर्षा जल संग्रहण की बात कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण में वर्षा के जल को हम इकट्ठा करते हैं तथा बाद में उसका उपयोग करते हैं। यह उपयोग हम घरेलू कार्य में भी कर सकते हैं तथा कृषि कार्य में भी कर सकते हैं। जल की बर्बादी को रोकना भी जल संरक्षण ही है। अक्सर हम देखते हैं पाइपलाइन में लीकेज हो जाता है तो कई कई दिनों तक बहुत अत्यधिक पानी बर्बाद हो जाता है, उसे हमें तत्काल रिपेयर करवा लेना चाहिए। घर में भी अक्सर देखते हैं नल टूट जाता है तो उसे भी तत्काल रिपेयर करवा लेना चाहिए। अनावश्यक पानी की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए। ब्रश करते वक्त, दाढ़ी बनाते वक्त या कोई भी कार्य करते वक्त हमें नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। आगे हम देखते हैं बावड़ी बनाकर, डोभा बनाकर तथा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कर भी हम जल संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। कृषि में नई तकनीक अपनाकर सिंचाई की नई पद्धतियां जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल कर कम जल में अत्यधिक कृषि कार्य हम कर सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं जल एक अनमोल संसाधन है। जल संरक्षण की बात कर जब हम करते हैं तो सीमन उरांव का नाम लेना आवश्यक हो जाता है। यह आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है। सीमन उरांव जो रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के निवासी हैं, उन्होंने वृक्षारोपण कार्य किया, अनेक बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया तथा जल संरक्षण के प्रति बहुत सारे कार्य किए। लोगों की मदद से उन्होंने 51 गांवों की तस्वीर ऐसी बदली कि आज वहां 20,000 मैट्रिक टन सब्जियां उगाई जाती है। मीडिया वालों ने उन्हें जल पुरुष के नाम से नवाजा है और लोग उन्हें बाबा कहते हैं। उनके इन्हीं कार्यों को देखते हुए वर्ष 2016 में उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इसी तरह हमें खुद को तथा लोगों को भी जल संग्रहण के प्रति जागरूक करना चाहिए। धन्यवाद।